हेलो बच्चों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर गति अर्थात मोशन के बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न जो है मोशन से बन सकते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं आपके 9th के एग्जाम के साथ साथ अन्य प्रकार के भी एग्जाम्स के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा और सारे कॉन्सेप्ट को बड़े ही ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि एक एक विकल्प में भी जो बातें हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की बारी। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आज का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि एक गाड़ी में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रश्न है आज का पहला कि गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो कह रहा है कि उस यंत्र का नाम बताइए। देखिए, अब अगर उस यंत्र के हम लोग नाम की बात करें तो पहला दिया है स्पीडोमीटर, ठीक है, दूसरा दिया है ओडोमीटर, और तीसरा दिया हुआ है रेनोमीटर, और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब अगर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन जो है स्पीडोमीटर, जो स्पीडोमीटर है ये तो तात्क्षणिक चाल को मापता है। स्पीडोमीटर की सहायता से हम लोग तात्क्षणिक चाल को मापते हैं। ठीक है, दूसरा है ओडोमीटर, ओडोमीटर के द्वारा हम वाहनों में तय की गई कुल दूरी को मापते हैं। और चौथा रेनोमीटर, ऐसा कोई मीटर जो है नहीं है, मैनोमीटर है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ओडोमीटर एक यंत्र होता है जो गाड़ियों में लगा होता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम देख लेते हैं कि कोई भी गाड़ी जो है अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि एक समान गति, ठीक है, एक समान गति। अब इसमें देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए नहीं है, तो एक ए समान गति का मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए पहला ऑप्शन है नहीं, तो वही उसी के हिसाब से उत्तर होता, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न है चाल किसे कहते हैं। तो चाल किसे कहते हैं, अब देखिए, तो चाल की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल। आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और एकांक समय का मतलब यहाँ पे, ठीक है, इकाई ही होगा। तो इकाई समय में तय की गई दूरी जो है चाल कहलाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है वो राइट होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि औसत वेग को, ठीक है, कैसे प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि औसत वेग को कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए, तो पहला कह रहा है कि अंतिम वेग के आप में 2 का भाग कर दीजिए, दूसरा कह रहा है कि प्रारंभिक वेग में 1/2 जोड़ दीजिए, और तीसरा कह रहा है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ दीजिए केवल, तो आपको कह रहा है औसत वेग मिल जाएगा। और चौथा कह रहा है कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ के 2 से भाग करिए। तो प्रारंभिक वेग का मतलब u, अंतिम वेग का मतलब v/2, यही होता है औसत वेग। और आप लोग गति के समीकरण को जब हमने सिद्ध किया था तो आपने देखा होगा कि v + u/2 ही होता है। ठीक है ना, औसत वेग को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग के जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा औसत वेग, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ठीक है, कि किसी वस्तु की एक समान चाल सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। कह रहा है कोई वस्तु है, इसकी एक समान चाल सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है। कह रहा है कि एक कोई वस्तु है वो एक सरल रेखा में चल रहा है, सरल रेखा में चल रहा है, इसका मतलब उसका दिशा क्या है, दिशा निश्चित है, नियत है। ठीक है, और उसका एक समान, तो एक समान का मतलब जो है ये चाल भी इसका नियत है। ठीक है, अब देखिए, तो चाल भी नियत और दिशा भी नियत, इसका मतलब जो उसका वेग है वो कैसा रहेगा, नियत रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट होगा। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान, यानी वो एक समान चाल से चल रहा है, तो समय के साथ वेग कैसा रहेगा, वेग बदलेगा ही नहीं, तो उसका वेग नियत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट होगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कहा जा रहा है, ठीक है, कि यदि त्वरण वेग की दिशा के विपरीत हो तो इसे लिया जाता है। कह रहा है अगर त्वरण जो है वह वेग के दिशा के विपरीत में हो तो देखिए एक बात याद कर लीजिए कि अगर ए जो है v के विपरीत है, ए v के विपरीत है, ठीक है ना, तो त्वरण को लिया जाता है निगेटिव, और ए जो है v के समान दिशा में है तो जो त्वरण है वो लिया जाता है पॉजिटिव, ठीक है। और अगर ए जो है, ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि विपरीत है तो जो त्वरण है वो क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट होगा। ये आप लोग देखें, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए, कह रहा है एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। कह रहा है एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को किस ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। तो कह रहा है कि एक सरल रेखा में कोई है, वस्तु जो है चल रही है, एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ, तो भाई वेग में समय के साथ तो वेग समय ग्राफ ही तो होगा, वेग में समय के साथ परिवर्तन दिखाया गया है तो ग्राफ का नाम तो वेग समय ग्राफ होगा, तो वेग समय ग्राफ होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट है, ठीक है ना। इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब अगला देखिए प्रश्न, ये बड़ा डाउटफुल है, कह रहा है कौन सा समीकरण वेग एवं समय में संबंध बताता है। वेग और समय में संबंध, देखिए अब यहां पे आप डाउट में होंगे तो आप पूरी नियम जान लीजिए। गति का जो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at, ठीक है, तो ये जो है ये वेग और समय के मध्य जो है संबंध बताता है। दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये जो ग्राफ है ये स्थिति और समय के मध्य के संबंध को बताता है। और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये भी जो है ये वेग और स्थिति के मध्य के संबंध को बताता है। तो अगर ये तीनों बात आप लोग याद कर लीजिए तो कौन सा समीकरण कह रहा है कि वेग एवं समय, तो पहला वाला ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए, v बराबर u प्लस at इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है किसी वस्तु की स्थिति को बनाए रखने के लिए, ठीक है, कह रहा है किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। उस बिंदु को कह रहा है कि क्या कहते हैं, देखिए तो उस निर्देश बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं थ्योरी वाले क्लास में, उसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, इसका मतलब है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि मान लीजिए प्रयागराज से लखनऊ 200 किलोमीटर है, तो हम यहाँ पे प्रयागराज को मूल बिंदु मान लिए हैं और यहीं से दूरियां माप कर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट होगा और यही मूल बिंदु होगा, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं, अगले वाले का उत्तर आप लोग देंगे कि वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग वेग और समय का गुणनफल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। अब देखिए हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है बच्चों, फार्मूला क्या था, तो फार्मूला था कि वेग बराबर, ठीक है, फार्मूला क्या था कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल, वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल, इतना हो गया। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि वेग और समय का गुणनफल, तो ये भाग में इधर गया तो हो गया गुणा में, तो हो जाएगा वेग गुणते समयांतराल, वेग गुणते हो जाएगा समयांतराल, अब बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा विस्थापन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। बच्चों अगर यहाँ वेग के जगह पे जो है चाल होता तो ऑप्शन दूरी हो जाता, लेकिन यहाँ पे वेग और समय गुणनफल जो है विस्थापन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। अब कर रहा है 11 नंबर है किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को, ठीक है, कर रहा है किसी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को, तो तात्कालिक वेग हो जाएगा,
तात्कालिक वेग होता है या तात्क्षणिक वेग होता है, दोनों इसी का नाम है। अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता है। तो किसी विशेष समय अथवा क्षण पर वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है। तो किसी विशेष समय अथवा क्षण पे वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहा जाता है, इसलिए यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। ठीक है, अगला है किसी भी दिए गए समय पर किसी वस्तु के वेग को कहा जाता है। ये सेम प्रश्न था, रिपीटिंग है। अगला देखिए, अगला प्रश्न बच्चों जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब एक वस्तु को 14 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यह 10 मीटर ऊपर गया और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए कह रहा है कितना समय लगा। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, एक वस्तु है, इसको फेंका गया, तो u बराबर 14 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया और ये भागते 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 मान लीजिए यहां पहुंचा, और ये जो इसकी हाइट है वो कहा जा रहा है कि हाइट जो है वो 10 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि इसके द्वारा इतना तो हो गया, अब पूछा जा रहा है कि ये मैक्सिमम हाइट पर कितने समय पहुंचेगा। देखिए, तो आप जानते हैं मैक्सिमम हाइट पर जो अंतिम वेग होता है वो 0 हो जाता है। अब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाता है तो g का जो मान है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है कि यहाँ पे वेग क्या होगा, मतलब यहाँ पे पहुंचने में समय कितना लगेगा। तो लगा दीजिए गति का समीकरण। तो आप लोग जानते हैं गति का समीकरण, ठीक है, क्या होता है, तो होता है v बराबर u प्लस जी टी। यही होता है, v बराबर u प्लस जी टी। ये गति का समीकरण हो गया। ठीक है ना, शायद एक कलर बच्चों आपको हल्का लग रहा होगा, डार्क कर देते हैं। तो v बराबर हो गया, ठीक है, u प्लस जी टी। अब देखिए v का मान 0, u का मान जो है 14 अब प्लस g, तो g का मान है -10 और t का मान हमें पता नहीं है। तो 0 बराबर हो गया 14 अब प्लस माइनस माइनस 10t, और 10t प्लस का इधर आया तो माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो 10t बराबर 14, 10t माइनस का इधर आया तो प्लस का, तो t बराबर हो जाएगा 14 और 14 में 10 का भाग करेंगे तो 1.4 आ गया। तो ये 1.4 वाला ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 सही होगा, क्योंकि हमने 1.4 रखा है। ठीक है ना, और अगर g का मान 9.8 रखते तो इतना आ जाता। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बच्चों, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को कहा जाता है। देखिए, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। तो यहाँ भरा जाएगा क्या, यहाँ भरा जाएगा चाल। और बच्चों आप लोग फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, चाल का सूत्र होता है दूरी बटे में समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान जो होता है टाइम। और जो चाल है बच्चों एक अदिश राशि है। ठीक है ना, और चाल जो है ध्यान रखिएगा इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और एक और मात्रक होता है किलोमीटर पर घंटा। एक बात और याद रखिएगा, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, ठीक है, हम लोग जो है 5/18 से गुणा करते हैं। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड है इसको बदलना हो किलोमीटर पर आवर में हम लोग 18/5 से गुणा करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक समान वृत्तीय गति में, अब कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है। देखिए, तो एक समान वृत्तीय गति की बात करें तो थोड़ा सा इसको आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हो गया वृत्तीय गति, तो अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, उसके प्रत्येक बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो किसको बताता है, तो वो बताता है वहां पर वेग के दिशा को। वृत्ताकार पथ पे गति अगर कोई वस्तु कर रही है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वेग की दिशा को बताता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु वृत्ताकार गति कर रहा है तो उसका वेग तो हमेशा असमान होगा। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसका वेग तो हमेशा असमान होगा, क्योंकि जो वेग की दिशा है, दिशा तो हमेशा बदल रहा है, और दिशा बदल रहा है मतलब वेग कैसा होगा, असमान। तो वेग नियत होता है, ये तो गलत हो गया।
दूरी तो नियत हो ही नहीं सकता, समय के साथ बढ़ता जाएगा। विस्थापन नियत होता है, यह भी गलत हो गया। तो याद रखिएगा कि एक समान वृत्तीय गति में जो वस्तु का चाल होता है, चाल नियत रहता है। तो चाल नियत रहता है तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी जो है नियत चाल से ही राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है 16 नंबर। कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक त्वरित होती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए 10 सेकंड में, तो टी का मान आपका हो गया 10 सेकंड। अब यू का मान दिया है 18 किलोमीटर पर घंटा, और आपको पता है कि किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए हम लोग जो है गुणा कर देते हैं 5/18 से। अब 18 से 18 कट गया, फाइनली कितना बचा 5, तो बचा 5 मीटर पर सेकंड यू का मान। वी की बात करें तो वी बराबर हो गया कितना 72, तो हो गया 72 किलोमीटर पर घंटा। इसको बदलने के लिए हम लोग जो है 5/18 से क्या करें गुणा, 18 कम 18, 18 चौक 72, तो 5 चौक के 20 मीटर पर सेकंड ये आपका हो गया। तो टी मालूम है, यू मालूम है। अब देखिए बच्चों हमें दूरी निकालना है, तो हमारे पास ए नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए निकाल लें। तो ए बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बाई क्या हो गया टी। अब v का मान है 20 और u का मान है 5, अब बटे टी का मान है 10, तो 20 में से 5 गया कितना आ गया 15, अब बटे 10 यानी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए का मान है। लेकिन हमसे तो पूछा क्या, हमसे दूरी पूछा है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है s बराबर यू टी अब प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हो गया। अब बताइए u का मान कितना है, u का मान 5, t का मान कितना है 10 प्लस 1/2, a का मान कितना है 1.5 इंटू टी स्क्वायर, तो t का मान कितना है, t का मान 10 है, तो 10 का इसका हो जाएगा 100, इस जीरो से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 50। अब देखिए कितना आ जाएगा, तो 5 दहा में यहाँ ऑलरेडी 50 हो गया, प्लस इस जीरो से दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, 15 पचे होता है 75। अब 75 और 50 जोड़ लीजिएगा 125 मीटर आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यही इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि हमने टी निकाल लिया, यू निकाल लिया, वी निकाल लिया, इससे ए निकाल लिया और मोशन का सेकंड इक्वेशन लगा के हम लोगों ने एस भी निकाल लिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो है। ठीक है, कह रहा है कि एक वस्तु है और उसका द्रव्यमान जो है 50 किलो है। अब यहाँ पे देखिए वो कंफ्यूज कर रहा है, ये कह रहा है वह 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से, तो ए बराबर हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने दर से। अब क्या हो रहा है, तो स्थिर अवस्था से गतिमान है, तो स्थिर अवस्था का मतलब होता है बच्चों यू का मान 0। अब 15 सेकंड में तय की गई दूरी, तो यानी टी का मान आपको दे रहा है 15 सेकंड, तो कह रहा है कि बताइए 15 सेकंड में क्या दूरी हो जाएगी। तो अब गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, तो यस बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसमें मान रख दिया जाए, देखिए क्या हो जाएगा, तो u का मान कितना है बच्चों, तो u का तो मान आप देख पा रहे हैं 0 है और t का मान 15 है, तो 0 गुणते 15, अब प्लस 1/2, अब a, तो a का मान 8 है इंटू टी स्क्वायर और t का मान 15 है, तो हो जाएगा 15 गुणते 15। अब 2 1 कम 2 हो गया, 2 चौके 8, ठीक है ना, तो 4 आ गया। अब 15 में 15 गुणा करेंगे आ जाएगा 225, तो 225 का गुणा करेंगे 4 में आ जाएगा 900 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 900 मीटर, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना, 18 में कहा जा रहा है कि वेग क्या है, तो कह रहा है किसी निश्चित दिशा में गति, सभी दिशाओं में गति, बिना दिशा के गति, प्रति इकाई समय में दूरी। देखिए बच्चों, प्रति इकाई समय में दूरी को जो है हम चाल कहते हैं, इसलिए गलत हो गया। बिना दिशा के गति, तो भाई ये भी गलत हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेग एक प्रकार का सदिश राशि है, और जब वेग एक सदिश राशि है तो इसमें दिशा तो होगा ही होगा। तो ये भी कह रहा है सभी दिशाओं में गति, सभी दिशाओं में गति कैसे करेगा भाई, अगर सदिश राशि है तो सदिश राशियों की दिशा एक निश्चित मानी जाती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, किसी विशेष दिशा में गति है
तो वो वेग होगा, क्योंकि वेग के एक सदिश राशि है, सदिश का एक डायरेक्शन होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 19 कहा जा रहा है, ठीक है ना, कि यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई कार 30 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है तो और 10 सेकंड में रुक जाती है। ये कह रहा है कि यदि कोई कार है 30 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है और 10 सेकंड में रुक जाती है, तो कह रहा है उसका त्वरण क्या होगा। देखिए 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो u बराबर हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि 10 सेकंड में रुक जाती है, ये सवाल हो गया। तो कह रहा है उसका त्वरण क्या होगा। रुक जाती है मतलब अंतिम वेग 0 हो गया, तो कह रहा है इसका त्वरण क्या होगा। अब बताइए, इसका त्वरण तो आप लोग तुरंत बता लेंगे भाई, इसके त्वरण की बात चल रही है। तो आप जानते हैं कि a बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बाई टी, ठीक है ना। अब a का v का मान कितना है, तो 0 है, माइनस u का मान कितना है, तो 30 है, और t का मान कितना है, तो 10 है। तो ये आ जाएगा माइनस का 30 अपॉन 10 और डिवाइड कर देंगे तो आएगा माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन हो जाएगा माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है, ठीक है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असमान गति को दर्शाता है। कह रहा है निम्न में से कौन जो है असमान गति को दर्शाता है। देखिए असमान गति का मतलब यह है कि उसका वेग जो है घट भी सकता है और उसका वेग बढ़ भी सकता है, ऐसा कुछ रहेगा समय के साथ। तो कह रहा है स्थिर गति, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। स्थिर गति का मतलब न तो घटे न तो बढ़े, तो ये कैसे पॉसिबल है। अगला है बढ़ती गति, ठीक है। अब बढ़ती गति, तो बढ़ती गति में देखिए ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। और सी कह रहा है घटती गति, बिल्कुल घट भी सकता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दोनों सही, इसलिए दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट होगा। क्योंकि सी बी कहेंगे आप तो सी छूट जाएगा और सी कहेंगे आप तो बी छूट जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्योंकि डी बोलेंगे तो बी और जो सी है दोनों आपकी बातें सही हो जाएंगी, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला कहा जा रहा है कौन सी भौतिक राशि किसी वस्तु के गतिमान होने पर शून्य हो सकती है। पर इसमें से ऐसा कौन सा है कि अगर वस्तु गति कर रही है, ठीक है, तब भी वो शून्य हो जाए। तो इसमें केवल हो सकता है विस्थापन। विस्थापन शून्य हो सकता है क्योंकि आप यहीं से शुरू किए और गति करके यहां पे आ गए, तो विस्थापन जो है शून्य हो सकता है। अच्छा एक और शून्य हो सकता था त्वरण, बट त्वरण यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे विस्थापन जो है बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट होगा, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है ना, क्या कह रहा है कौन सा कारक किसी वस्तु की गति को प्रभावित नहीं करता। कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा है जो मोशन को प्रभावित ही नहीं करता, कि मोशन पे क्या फर्क पड़ेगा, मोशन पे क्या फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। देखिए गति तो प्रभावित करेगा भाई, गति तो गति में ही है तो होगा ही। अच्छा द्रव्यमान भी प्रभावित करेगा। अगर कोई वस्तु हल्का है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी मोशन तेज हो, या अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो भारी वस्तु तेज गिरेगी, हल्की वस्तु धीरे गिरेगी, ठीक है। और तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान भी निर्भर करेगा, तो यह भी नहीं हो सकता, यहां पूछा नहीं करता। तीसरा है रंग, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। रंग के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं है कि कौन चलेगा भाई। एक लाल रंग की कार है और एक काले रंग की कार है, तो दोनों कार ही है, तो रंग से क्या मतलब है, चलेगा तो जैसा चलाएंगे वैसा ही चलेगा, ठीक है। तो रंग पे से जो है गति बिल्कुल निर्भर नहीं करता, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कौन सा कारक किसी वस्तु की गति को प्रभावित नहीं करता, तो रंग जो है गति को प्रभावित नहीं करता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है करा कोई कण, ठीक है, कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है। प्रश्न है कि कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है और कह रहा है अर्धवृत्त पूरा करने के बाद इसका विस्थापन होगा।
ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के बाद इसका विस्थापन क्या हो जाएगा। देखिए, तो r त्रिज्या का है तो आपको पता है कि अर्धवृत्त कुछ ऐसा ही बनेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अर्धवृत्त हो गया, ये O हो गया, यहां शुरू किया और यहीं पे आ गया। तो बच्चों आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी वस्तु जो है आधा चक्कर करता है तो उसका जो विस्थापन होता है उसका व्यास होगा, क्योंकि आप यहीं से शुरू किए और यहीं खत्म कर दिए। तो ये तो सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये r और ये r है, तो आपका विस्थापन जो है 2r हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है इसको, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला है कि एक पिंड, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि एक पिंड u वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई जो h है, तो कह रहा है कि h का मान क्या होगा। तो एक वस्तु को u वेग से फेंका जाता है, कह रहा है कि उसकी अधिकतम ऊंचाई h होगी क्या। तो बच्चों यहाँ पे समय तो दिया ही नहीं है, तो समय नहीं दिया है तो गति का तीसरा समीकरण देखिए, तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस लगेगा, क्योंकि अगर वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो हम फॉर्मूला माइनस लगा देते हैं, तो g माइनस होता है। अब बच्चों अधिकतम ऊंचाई पर आपको बता चुके हैं कि अंतिम वेग जो है शून्य हो जाता है, ठीक है ना। u, तो u का तो मान u ही रहेगा, और माइनस का 2gh, माइनस का है इधर आया तो प्लस का, तो 2gh बराबर हो जाएगा u स्क्वायर। 2gh का मान कितना हो गया, u स्क्वायर। h का मान पूछा है तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा, तो u स्क्वायर अपॉन 2g जो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। इसे आप जरूर याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये अक्सर पूछता है, अंक बदल देता है, तो आप याद कर लीजिए कि अगर समय नहीं दिया है तो हम लोग जो है गति का तीसरा समीकरण लगाते हैं और वहीं से आएगा, ठीक। अगला है, अगला कहा जा रहा है कि चाल का मात्रक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है बच्चों आपसे कि चाल का मात्रक है। देखिए, तो चाल का मात्रक क्या है, तो आपको बताया जा चुका है कि चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। फिर मात्रक निकालते कैसे हैं, तो चाल का सूत्र हो जाता है दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखिए, दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, यानी अब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, तो मीटर, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की जो घात है वो लिखा होता है -1, तो यानी मीटर इंटू सेकंड की घात -1, ये ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है वेग का मात्रक। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि चाल और वेग दोनों के मात्रक सेम होते हैं, तो ये घात -1 है, मतलब ये जो है ये भी सेम आंसर होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में हमें नहीं लगता कि आपको विशेष समस्या होने वाली है। अगला है कि त्वरण का मात्रक है। अब बच्चों त्वरण का मात्रक कैसे निकालें, तो देखिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि त्वरण होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग परिवर्तन का मतलब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब वेग परिवर्तन की बात हो रही है, तो वेग परिवर्तन का मतलब क्या होगा, मीटर अब बटे सेकंड, अब बटे में समय एक और है तो बटे में एक और सेकंड। अब देखिए, तो मीटर तो है, अब सेकंड, सेकंड जो है सेकंड का वर्ग हो गया, यानी घात 2, और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेकंड घाते -2, तो मीटर। ये देखिए बच्चों, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये इन दोनों को अलग करने के लिए लगाया गया बस। तो मीटर इंटू सेकंड की घात -2, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, कहा जा रहा है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, तो वेग परिवर्तन की दर की बात हो रही है, तो ये तो प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है ना। तो देखिए वेग परिवर्तन की दर की बात करें तो इसे कहा जाता है त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अब बच्चे सोच रहे हैं आवेग क्या होता है, तो आवेग का मतलब होता है बल गुणित समय, बल गुणित समय। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई बहुत बड़े परिमाण का बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कार्य करे, ठीक है ना, तो बल और समय का जो गुणनफल है आवेग कहलाता है।
संवेग क्या होगा? तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। विस्थापन क्या होता है? तो किसी गतिशील वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और वे त्वरण तो यहाँ पे आ ही गया कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो बच्चों चारों ऑप्शन को समझा करिए आप, ठीक है ना। आप क्या करते हैं कि आप लोग एक ऑप्शन पर फोकस करते हैं जो उत्तर आ जाए, फिर अगला सवाल आता है फंस जाते हैं, ठीक है ना। अगला कहा जा रहा है कि 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो देखिए, तो इसको आपको निकालना है दूरी। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है चाल गुणित समय। अब बताइए चाल कितना दिया है? तो 35 और समय दिया है 12 मिनट। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर दें। 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो आ गया 35 गुणित आ गया 1/5 और 5 सते 35। तो आ गया 7 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड से घटकर 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कह रहा है 5 सेकंड में वो घटकर 40 से जो है वो 20 आ जाता है। तो कह रहा है कि मोटर कार का मंदन बताइए। तो मंदन का मतलब होता है बच्चों ए का मान। ए बराबर घटकर तो पहले 20 होगा और घटकर 40 हो गया और समय लगता है 5 का। तो अब बताइए 20 में से 40 घटेगा तो माइनस का 20 बटे कितना आ गया? 5, यानी माइनस का 4 आएगा। तो माइनस का 4 यानी मंदन नाम में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट होगा, ठीक है ना। अगला ध्यान दीजिएगा। अगला है कि एक धावक 4 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ते हुए 9 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो करे धावक का त्वरण। तो बच्चों त्वरण तो आप जानते ही हैं कि ए बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो जो v का मान है वो कितना है? तो v का मान है 9, तो हो गया 9, ठीक है ना। u, तो u का जो मान है 5, तो हो गया 5। अब बटे t, तो t का मान है 4, तो हो गया बटे में 4। और 9 में से 5 गया कितना होता है? 4। तो 4 में 4 का भाग करेंगे तो आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला है वक्रीय गति में। अब वक्रीय गति का मतलब कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है, वेग नियत रहता है, गति की दिशा निर्धारित रहती है, त्वरण शून्य रहता है। नहीं, गति की दिशा जो है बदलती रहती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लीजिए कोई इस प्रकार का गति हो गया, ठीक है, तो इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे इस बिंदु पर खींचा जाए तो इसका दिशा यहाँ, इसका दिशा यहाँ, इसका दिशा यहाँ, इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसके गति की दिशा को बताएगा। और चूंकि अब देख रहे हैं आप लोग कि हर जगह दिशा समान है, तो ये इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ए राइट होगा कि जो गति की दिशा है वो निरंतर बदलती रहती है, इसीलिए इसका ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, ठीक। अगला है किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर घंटे से 50 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। तो कह रहा है कि उसका त्वरण क्या होगा। देखिए तो पहले 20 किलोमीटर पर घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। यहाँ पे यही बहुत बड़ा टास्क है। तो देखिए इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 20 गुणित 5/18। आपको बदलना पड़ेगा 20 गुणित 5/18। तो इसको काटेंगे 2 से तो जाएगा 9 बार और 2 से काटे जाएगा 10 बार, तो हो जाएगा 50/9। इसको छोड़ देते हैं। इसको बदलिए तो इसको बदलेंगे 50 गुणित हो जाएगा 5/18 और 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 25 बार। अब 25 पंचे हो गया 125/9। अब देखिए ए का मान, तो ए बराबर सूत्र होता है v माइनस यू बटे होता है टी। अब देखिए v का मान तो है 125/9 अंतिम वाला, और ए का जो मान है हो जाएगा 50/9। अब बटे टोटल समय दिया है 10। अब घटाना पड़ेगा बच्चों आपको, तो हर समान है तो अंश घट जाएंगे। तो 125 में से अगर जो है 50 निकल जाए तो बचेगा 75 और 10 जो नीचे वो आ जाएगा यहाँ। 5 दूनी 10 और 15 × 75, ठीक है ना।
अब जो बच्चों हमें भाग करना है 15 में 18 का, तो 15 में 18 का यहाँ पे भाग कर लीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों तो कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। जब ये तीनों कभी नहीं हो सकते तो 0.83 जो है राइट होगा। आप चेक कर लेते हैं, हम लोग भाग भी कर लेते हैं। 15 में 18 का भाग करना है, ठीक है ना। देखिए तो इसमें कैलकुलेटर दिया हुआ है, तो ये आ गया कैलकुलेटर, ठीक है। अब देखिए तो 15 जो है 15 डिवाइड बाई 18, देखिए आ गया ना 0.8333, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, अगला कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही तगड़ा प्रश्न है ये। यहां कहा जा रहा है बच्चों आपसे कि दिए गए वीटी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है, कि पिंड, अब ये ग्राफ दिया गया है और आपको 4 ऑप्शन में से देखना है। तो आप देख रहे हैं कि ये वेग समय ग्राफ दिया गया है और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं, ये पहला कहेंगे एक समान गति कर रहा है, दूसरा कहेंगे विराम में है, तीसरा कह रहा है असमान गति कर रहा है, और चौथा कह रहा है कि एक समान त्वरण से गति कर रहा है। बच्चों देखिए, अगर यहाँ पे वेग हम मान ले x, देखिए ये ग्राफ न तो ऊपर गया न तो नीचे, मतलब न तो इसका वेग घट रहा है, अगर नीचे आता है तो वेग घटता, ये ऊपर जाता तो वेग बढ़ता, न तो ये ऊपर गया न तो नीचे गया, मतलब ये एक समान गति से गति कर रहा है। और ऐसा हम लोग चीजें देख चुके हैं, ठीक है ना बच्चों। अगला कह रहा है, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे हैं। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे हैं, तो मेरी गो राउंड झूले पर, ठीक है, सवारी करने का आनंद ले रही है, इससे क्या ज्ञात होता है। अब मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से गति कर रहा है, अब कोई झूला पे झूल रहा है, तो वह लड़की कैसी लगेगी उसको। देखिए तो विराम में है, बिना त्वरण से गमन कर रहा है, त्वरित गति में है और एक समान वेग से गमन कर रहा है। ध्यान देखिएगा, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहे, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रही है, तो इससे क्या ज्ञात होता है कि वह लड़का, ठीक है, इससे क्या ज्ञात होता है कि लड़का। तो देखिए अगर बात किया जाए तो लड़का 10 मीटर पर सेकंड के जो है नियत चाल से चल रहा है। तो देखिए अगर वो नियत चाल से चल रहा है, ठीक है ना, तो अब उसका त्वरण तो है ही नहीं, उसका त्वरण नहीं है, तो यहां पे जो होगा, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, बिना त्वरण से गमन कर रहा है, क्योंकि अगर चाल नियत हो गई तो नियत चाल हो गई, ठीक है, अब वो उसको वहीं से देखेगी, तो चाल नियत है इसलिए क्या होगा, बिना त्वरण के जो है गमन कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। अगला, वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक। अब कह रहा है वीटी ग्राफ, देखिए वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है ये बताता है बच्चों विस्थापन। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल जो है या तो विस्थापन को बताएगा या तो दूरी को बताएगा, इन दोनों का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो परफेक्ट होगा, ठीक है ना। अगला सवाल बच्चों आप पढ़िए, कह रहा है कार ए बी सी तथा डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही हैं, इनके दूरी जो है समय ग्राफ दिए हैं, तो कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है कार ए की चाल डी से अधिक है। अब यहां हम लोग चेक करते हैं कि एक एक ऑप्शन को। कह रहा है कार जो ए की चाल है डी से अधिक है। देखिए ए नीचे है और डी ऊपर है, और आपको पता होना चाहिए कि दूरी समय ग्राफ का जो चाल है वो ढाल, दूरी समय ग्राफ का ढाल जो है बताता है चाल के बारे में। तो आप यहां देखिए कि ए का ढाल कम है और डी का ढाल ज्यादा है, तो डी की चाल ज्यादा होगी, ए की चाल कम होगी, तो ये कह रहा है कि ए की चाल डी से अधिक है, गलत हो गया। दूसरा, कार बी सबसे धीमी है, कह रहा है कार बी सबसे धीमी है, तो हाँ ये सही बात है, कार बी देखिए सबसे कम ढलान है इसका, तो कार बी सबसे धीमी चल रही है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन एक ही हो सकता है इसलिए ऑप्शन बी होगा, बाकी जो है गलत है, ठीक। अगला कह रहा है चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति सही निरूपण है। देखिए आपको बताया गया है कि अगर दूरी समय ग्राफ में एक सरल रेखा मिलता है तो वो एक समान गति को दर्शाता है। तो आप देखिए कि इस चित्र में सरल रेखा है,
इस चित्र में इस प्रकार का, इस प्रकार का। देखिए तो इसमें जो है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है वो होगा एक समान गति। इसमें क्या होगा? एक समान गति, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर ए। दूसरे वाले में क्या होगा? असमान गति। दूसरे वाले में क्या होगा? असमान गति। लेकिन हाँ, यहाँ जो वेग है वो समय के साथ बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा देख लीजिए, ये भी आपका जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये भी असमान गति ही है। कैसा है? असमान गति, लेकिन समय के साथ जो है वेग यहाँ पे बढ़ रहा है। अब ये अगर आप देखिए, ये दूरी है तो दूरी ना तो ऊपर जा रहा है तो नीचे है, दूरी ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, तो ये तो विराम होगा, ये तो होगा विरामावस्था में। ठीक है ना, तो ये विरामावस्था में होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, प्रवणता का मतलब ही होता है ढाल, अंग्रेजी में उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो वेग समय ग्राफ का जो ढाल है उससे हमें क्या मालूम चलता है? त्वरण मालूम चलता है। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ के ढाल से हमें त्वरण मालूम चलता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि अगर वेग समय ग्राफ का हम एरिया निकाल लें तो एरिया से हमें अगर चिन्हों का ध्यान देंगे, चिन्हों का, तो विस्थापन आएगा, और चिन्हों का ध्यान नहीं देंगे तो जो है दूरी आएगी। ठीक है ना, तो हालांकि इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ढाल की बात किया है, प्रवणता की बात किया है। ठीक है ना, तो इतना हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम लोगों ने सारे प्रश्न कर लिए। ठीक है ना, अब बच्चों देखिए इसमें आपका क्या काम है? तो बच्चों आपको करना यह है कि इनके सारे प्रश्नों को जो है कॉन्सेप्चुअल आप समझें। ऐसा नहीं कि आप जो है केवल ऑप्शंस को रट लें। तो ऑप्शंस आप रटेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन बदले भी जा सकते हैं, प्रश्न का तरीका भी बदला जा सकता है। इसीलिए जो है आप साइंस में और फिजिक्स का मतलब जो मेन है, फिजिक्स जो इस बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें तो आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं तो नए प्रश्नों को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसको सही भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट देखिएगा और हो सके तो इसका आप 60 नोट्स भी बना लीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्लीज।